हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम शुरुआत करेंगे नेपाल में बहुत ज़्यादा रेनफॉल से। पिछले कुछ दिनों में नेपाल में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है और काफ़ी डेविस्टेशन भी देखी गई है। एक्सपर्ट्स द्वारा कुछ रीजंस दिए जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं कि बेस्ड ऑन दीज कह सकते हैं कि ये रीजंस है बहुत ज़्यादा रेनफॉल के। तो चलिए समझते हैं। नाउ रिसेंटली नेपाल एक्सपीरियंस्ड हेवी रेनफॉल। प्रोबेबल फैक्टर्स आपने बताने हैं कि अभी तक तो ये चीजें बताई जा रही। 2 पॉइंट्स यहां मैंने दिए हैं, अ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम इन बे ऑफ बंगाल और दूसरा द मॉनसून ट्रो बीइंग पोजीशन फर्दर नॉर्थ देन यूजुअल। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कॉन्सेप्ट। तो यहां पे एक्सेप्शनली इंटेंस रेन के जो है 2 रीजंस माने जा रहे हैं। पहला लो प्रेशर सिस्टम इन बे ऑफ बंगाल और दूसरा नॉर्दर देन यूजुअल पोजीशन ऑफ मॉनसून ट्रो। चलिए समझते हैं। अब देखिए बेसिक से शुरुआत करेंगे। हमें पता है राइट, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अर्थ के रेफरेंस में सन की पोजीशन देखें तो कुछ इस तरह से अलाइनमेंट है कि सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स रहता है। इसके बियॉन्ड सन जो है स्लांटिंग रहेगा। दैट मीन्स 3 पोजीशंस के बीच में सन मूव करेगा, 1 2 3। सो एक समय होगा जब सन पोजीशन 1 पे होगा, फिर कुछ समय बाद पोजीशन 2 पे, कुछ समय बाद पोजीशन 3 पे मूवमेंट चलती रहेगी। अब यहां पे हमारे लिए समर्स वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है जब सन डायरेक्टली ओवरहेड है अराउंड दिस जोन। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा वार्म कंडीशंस होंगी बिकॉज सन से इंसुलेशन आ रही है। वार्म मतलब लो प्रेशर। अब अगर सन यहां पे है तो पोजीशन 3 पे तो नहीं हो सकता, तो यहां पे कोल्ड कंडीशंस होंगी एज कंपेयर टू दिस। यहां पे तो सबसे ज्यादा वार्म होंगी ना, क्यों? क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड है। कोल्ड मतलब हाई प्रेशर। अब हमें पता है हवा तो हाई टू लो जानी चाहिए, लेकिन सीधे नहीं जा पाएगी। क्यों? कोरियोलिस फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। हवा ने तो डिफ्लेक्ट करना है, तो हवा ने यहां से डिफ्लेक्ट करना शुरू किया, इक्वेटर क्रॉस किया, फिर डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां पे अगर हम देखें राइट, तो यहां पे आप देखेंगे जब हम समर्स में इंडिया में रेनफॉल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मॉइस्चर लेडन विंड वाटर बॉडी से लैंड की तरफ जा रही है और रेनफॉल कर रही है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो, सन वाला जो जोन है जहां पे वार्म लो प्रेशर कंडीशंस है वो भी कहां है, यहां पर है। और समर्स में आप देखेंगे जून जुलाई के समय में ये जो जोन है ये जोन होता है ओवर गंगा प्लेन्स। कहां होता है? ओवर गंगा प्लेन्स, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो इंडिया के रेफरेंस में ये जो पोजीशन है, ये जो बेल्ट है, ये गंगा प्लेन्स के ऊपर होती है। और ये जो बेल्ट है, इसी बेल्ट को जो है मॉनसून ट्रो कहा जाता है। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे मॉनसून ट्रो जो है इस पर्टिकुलर बेल्ट को कहा जाता है। अब यहां से लर्निंग देखो, ये जो बेल्ट है जहां पर है वहां पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा रेनफॉल हो रही है, राइट। तो ये जो बेल्ट है दोस्तों याद रखना, ये जहां भी होगी वहां पे रेनफॉल हो रही है और इसे ही मॉनसून ट्रो कहा जा रहा है, राइट। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज चीजें बदल रही हैं। अब इस बार क्या हुआ, जो पॉइंट दिया गया है कि इस बार ये बेल्ट जो है नॉर्दर्न देन यूजुअल पोजीशन गई है, नॉर्दर्न देन यूजुअल पोजीशन, राइट, गंगा प्लेन्स के भी ऊपर, राइट। अब आप देख सकते हैं टूवर्ड्स जो है ऊपर है ना, नॉर्दर्न देन यूजुअल। अब आपको नेपाल से रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स अब आप समझिए ना कि जहां जहां ये मॉनसून ट्रो था वहां हमने कहा रेनफॉल भरी कंडीशंस बन गई। अब अगर ये मॉनसून ट्रो अपनी पोजीशन से ज्यादा नॉर्थ गया है ना, तो वहां पे भी क्या हुई है, रेनफॉल हुई है। और हमेशा नहीं होता ये, इस बार हुआ है, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ रेनफॉल इन नेपाल। तो ये चीज आपने याद रखनी कि मॉनसून ट्रो यहां पे जो शब्द यूज हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बारे में मैं आगे आपको और चीजें भी बताऊंगी।
राइट और ये तो चलिए हमने मॉनसून के रेफरेंस में कह दिया तो हमने मॉनसून ट्रो कह दिया, वरना जनरली इस जोन को ITCZ कहा जाता है, तभी तो हम कहते हैं ITCZ मूव कर रहा है। ITCZ मूव करने का क्या मतलब है कि वो जो सन वाला जोन था वो मूव कर रहा है, जब सन यहां था वो जोन यहां आ गया, अब जब सन इस पोजीशन पे 2 पे होता वो जोन नीचे आ जाता, और जब पोजीशन सन की 3 पे होती वो जोन नीचे आ जाता, और तभी तो हम कहते हैं ITCZ नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड मूव हो गया। बट चलिए ये आगे देखेंगे, यहां पे हमने इसको मॉनसून के रेफरेंस में समझना था, इसीलिए मैंने ऐसे समझाया है, राइट। सो मॉनसून ट्रो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहला रीजन हमारा क्या था कि मॉनसून ट्रो नॉर्दर देन यूजुअल गया है। दूसरा रीजन समझिए, वो कह रहे हैं बे ऑफ बंगाल में बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर में ना हमेशा मैंने बेसिक कंडीशन बताई है, लो प्रेशर मतलब वार्म एयर, हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी। तो जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा जो है मॉइस्चर लेडन विंड्स ऊपर जाएंगी, लीडिंग टू रेनफॉल। दैट मींस जितना ज्यादा लो प्रेशर, जहां जहां ये हवाएं जाएंगी वहां पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। तो अब यही तो दो कंडीशंस की बात हो रही थी कि एक तो मॉनसून ट्रो जो है नॉर्दर्न देन यूजुअल गया, ज्यादा रेनफॉल। सिमिलरली जो लो प्रेशर सिस्टम था बे ऑफ बंगाल में, अगेन ये भी तो लीडिंग टू रेनफॉल है, जहां जहां ये हवाएं जाएंगी रेनफॉल होगी। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड ये दोनों रीजंस इस बार रहे हैं और जिनकी वजह से जो है नेपाल में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई है। तो ये चीजें हैं, आप जरूर याद रखें। बहुत स्पेसिफिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ना आप मेंस में भी कोट कर सकते हो। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल जो भी चेंजेस देखे जा रहे हैं, क्लाइमेट हैपनिंग्स हैं, क्या वो सिर्फ एल नीनो की वजह से? तो आप लिखिए कि नॉट बिकॉज ऑफ ओनली एल नीनो, बाकी भी तो रीजंस हैं, बाकी भी तो कंडीशंस हैं। आप वहां पे नेपाल फ्लड्स का और इस बार जो नॉर्दर्न मूवमेंट मॉनसून ट्रफ का हुआ है मोर देन यूजुअल, उसकी भी आप बात कर सकते हैं। यही चीजें हैं जो आप मेंस में भी लिख के आएंगे, तभी मैं इन कॉन्सेप्ट से फोकस करती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सहारा से एसोसिएटेड भी है। सहारा जब हम बात करें, ड्राईएस्ट रीजन है, हमें हमेशा जो है मरुस्थल डेजर्ट ही इमेजिन होता है। रिसेंटली वहां पे कुछ हद तक ग्रीनरी भी देखी जा रही है। हाउ मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या है, इस पे भी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? ऑप्शंस देखिए, राइट। ITCZ reaching farther north than usual, melting glaciers providing additional water supply, changing ocean currents, या फिर expansion और desertification process। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझाऊंगी मैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था जहां पर भी ये ITCZ वाली बेल्ट जाएगी वहां पे रेनफॉल होगी, तो कहीं ना कहीं आप गेस वर्क जरूर कर सकते थे कि ITCZ वाली बेल्ट से रीजन हो सकता है। तो यहां पे वही रीजन है, ITCZ रीचिंग फार्दर नॉर्थ देन यूजुअल, है ना। अब इसको समझो। अब मैंने आपको क्या बताया था, यूजुअली ये बेल्ट जो है 3 ही पोजीशन पे है, 1, 2 और 3 इक्वेटर पे भी होएगी। तभी तो जब हम इसी ITCZ को कुछ इस तरह से देखते हैं तो हम इक्वेटोरियल जोन्स की बात करते हैं। इक्वेटर है, वार्म है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर यानी कि रेनफॉल। अभी हमने देखा लो प्रेशर पे हवा वार्म है, ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, रेनफॉल होती है। और हमने ये भी देखा कि ये बेल्ट मूव भी करेगी। क्यों मूव करेगी? क्योंकि 3 ही पोजीशंस पे जो है डायरेक्टली सन ओवरहेड जो है, इन 3 पोजीशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दैट मींस अब सन जब यहां पे है, ITCZ हमने कहा यहां पर है, जब सन मूव करते हैं पोजीशन 1 पे हो गया और वो बेल्ट यानी कि वो जोन वार्मथ का जहां पे बहुत ज्यादा वार्मथ है ऊपर की तरफ चली गई। क्यों? क्योंकि सन वहां चला गया, तो मैं कहूंगी ITCZ नॉर्थवर्ड मूव हो गया। जब सन पोजीशन 3 पे आ जाएगा तो मैं कहूंगी ITCZ साउथवर्ड शिफ्ट हो गया। दैट मींस ITCZ की मूवमेंट तो है ना। तभी आप देखते हो, आप ये चीज पढ़ते हो कि ITCZ नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड भी शिफ्ट हो जाता है। अब ना ऐसा नहीं कि नॉर्थवर्ड साउथवर्ड कितना भी ज्यादा मूव हो सकता है, स्पेसिफिक ट्रेंड है जो देखा जाता है। आप देख भी सकते हैं कि यूजुअली नॉर्थवर्ड शिफ्ट में ये ट्रेंड देखा जाता है, राइट। इस बार क्या हुआ
कि नॉर्थवर्ड जितना मूव होता है, जो ट्रेंड है उससे भी ज्यादा नॉर्थ मूव हो गया ये ITCZ। इसीलिए ये जो अपर रीचेस में पोजीशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, टूनिशिया, यहां पर जो है रेनफॉल देखी जा रही है। आप देखिए इतने अपर रीचेस तक तो ITCZ यूजुअली पहुंचता ही नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ITCZ जो है इट इज रीचिंग फार्दर नॉर्थ देन यूजुअल, जिसकी वजह से इन जोन्स में क्या हुई है, बारिश हुई है। क्योंकि ITCZ तो था लो प्रेशर वाला जोन। लो प्रेशर मतलब कि अब बेसिक हमने पढ़ा, वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर जाती है, बादल होते हैं, बारिशें होती हैं। क्योंकि ITCZ क्या है, लो प्रेशर वाला जोन है, सन वाला जोन है ना, जहां पे सन जा रहा है। ITCZ की नियति है कि इट फॉलोज द सन, क्योंकि जहां जहां सन जा रहा है उसी जगह को, उसी बेल्ट को तो हम ITCZ कह रहे हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब बिकॉज फादर नॉर्थ देन यूजुअल गया, तो जहां तक गया वहां पर रेनफॉल हुई है। तभी आप देखेंगे इन जोन्स में भी रेनफॉल देखी गई है, और जिसकी वजह से यहां पे वेजिटेशन भी देखी गई है। तो वही कह रहा है कि ये जो रेन बेल्ट है ITCZ, इट इज रीचिंग फार्दर नॉर्थ देन यूजुअल, ब्रिंगिंग हैवी रेन्स, राइट। और वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और मैं आपको बता दूं, इसको भी आप मेंस में कोट कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज पे जब भी कोई एग्जाम्पल देना हो आप लिखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा जा रहा है कि ऐसे जोन जहां पे डेजर्ट हुआ करते थे वहां पर भी चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे भी वेजिटेशन देखी जा रही है। नासा ने रिसेंटली जो है पिक्स रिलीज भी करी हैं। तो सिर्फ प्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, मेंस के भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। UPSC रिपीटेड थीम जो न्यूज में है ना, ये जो लेवांत रीजन है ना, ये जो है आपका न्यूज में रिसेंटली रहा है, और 2 बार यूपीएससी में इस पे सवाल आ चुका है। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, याद रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, रीजन अलोंग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, याद कर लीजिए, राइट। बहुत सारे इससे जुड़े हुए जोन्स आप देख रहे होंगे रिसेंटली न्यूज में है, इसीलिए ये जोन दोबारा मैप के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट जी। तो करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में आप जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक प्रोग्राम्स अवेलेबल, जरूर इसकी डिटेल्स लें। एक और PYQ देखते हैं। अब यहां पे जो मैं एक चीज बताना चाह रही हूं, यहां पे आप देखेंगे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा गया है। फॉर एग्जांपल आप देखिए 3 ऑप्शंस है यहां पे, आपने करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। दूसरा, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 400 मिलियन ईयर्स अगो 54% ऑक्सीजन था एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। When living organism originated, they modified the early atmosphere. इनमें से क्या करेक्ट है? और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी की भी बात हो रही है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ की भी बात हो रही है। मैं आपको समझाती हूँ। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 3, राइट। अब मैं आपको बेसिक समझाती हूँ। पहला जो ऑप्शन है इसका आंसर आपका सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी से हो सकता है, अगर आपने पढ़ी हुई है, राइट। सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी होती क्या है, अब बेसिक समझिए। इसकी रादर मैं आपको दिखाती हूं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ओशन फ्लोर को पढ़ा जाने लगा तो ये रियलाइज हुआ कि अटलांटिक ओशन कुछ एक्सपैंड सा करता हुआ नजर आ रहा है ना, और आप इमेजेस देखेंगे आपको मिलेंगी, राइट। तो इसका बात हुई कि ओशन के नीचे एक्सपेंशन यानी सी का फ्लो एक्सपैंड कर रहा है। क्या कोई एविडेंसेस है इसके? देखा गया, एविडेंसेस भी मिले। कैसे एविडेंसेस? अब ध्यान से देखना। अब हमें पता है ओशियानिक क्रस्ट है ना, जिसके ऊपर ओशंस है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा है ना। अब मैग्मा तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा ना, मैग्मा तो ओशियानिक क्रस्ट के नीचे भी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे भी है, तो मैग्मा तो बाहर आएगा ही आएगा, राइट। अब देखिए हुआ क्या, यहां पे देखा गया कि स्पेसिफिक क्रस्ट या स्पेसिफिक क्रेस्ट से है ना, उस जगह से जो है मैग्मा बाहर आता गया, राइट। और मैग्मा बाहर आने से यहां पे इस सिनारियो तक कैसे पहुंचे, एविडेंसेस से शुरू हुई बात। एविडेंसेस से कैसे शुरू हुई, यहां पे देखा गया, ध्यान से देखिएगा कि जहां से कॉन्स्टेंटली मैग्मा आ रहा था
उसके पहले बहुत सारे जो है सेडिमेंट्स के जोन थे, ठीक है। अब अगर आपने सेडिमेंट्स के जोन पे ध्यान दिया हो तो मैंने सेडिमेंट्स की हाइट 1 1 की हाइट सेम बनाई है, 2 2 3 3 4 4। देखा गया जितनी दूर सेडिमेंट्स थे उनकी हाइट भी ज्यादा थी और उनकी एज भी ज्यादा थी देन द वंस जो पास में थे, राइट। ऐसा क्यों हुआ? अब ये कहा गया कि प्रोबेबली जो तो सेडिमेंट्स पहले आए हुए थे उनमें नॉर्मल जो है प्रोसेसेस से भी सेडिमेंट्स आए होंगे, इसी की वजह से बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स बढ़ गए। कहने का क्या मतलब बना? कंफ्यूजन हो रहा है? समझते हैं। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूं, मान लीजिए 2 लोग हैं, इनके बीच में जो है मुझे एक बंदा और खड़ा करना है, तो क्या होगा? इन 2 लोगों को साइड होना पड़ेगा, तब एक नया बंदा यहां पे आ सकता है। मेरे को बीच में दोबारा एक बंदा खड़ा करना है, तो इनको और साइड में आना पड़ेगा। दैट मीन्स नया सामान आने के लिए अगर यहां से नया मैग्मा आ रहा है तो पिछले जोन को पीछे होना पड़ेगा, तभी तो मैग्मा आएगा। तो और मैग्मा ने आना है तो और जोन को पीछे होना पड़ेगा। दैट मीन्स सी का फ्लोर बेसिकली क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। जैसे जैसे मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आया है ना, और मैग्मा बाहर आया और जोन जो है पीछे की तरफ हो गया। तो यहां पे हमेशा अपनी एग्जाम्पल याद रखना है कि 2 लोगों के बीच में अगर एक नए बंदे को हमने जो है जगह देनी है तो उन दोनों को जगह से हटना पड़ेगा, और लोगों को एंट्री देनी है और पीछे जाना पड़ेगा उन्हें। तो स्प्रेड होना जो है नियति है इनकी। तो यही देखा गया कि जैसे जैसे, अब देखो सिंपल है, जो सबसे पीछे है मतलब वो सबसे इनिशियल रहा होगा, तभी आप देखो इनके सेडिमेंट्स की भी हाइट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि और भी प्रोसेसेस से तो सेडिमेंट्स आ रहे होंगे, मान लो नदियों के सेडिमेंट्स आ रहे हैं। सिमिलरली जितनी दूर ये थे उतनी इनकी एज भी पुरानी थी, क्योंकि काफी पुराने थे। सिमिलरली अब आप बेसिक समझो कि मैग्मा बाहर आया तो इन 2 की कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, है ना। फिर नया मैग्मा आया, इन दोनों को पीछे जाना पड़ा, नई 2 जगह आ गई, राइट। तो पिछले 2 के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, इन 2 के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, और मैग्मा आया तो इसी तरह से पीछे होते जाएंगे। दैट मीन्स 1 और 1 के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, 2 और 2 के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, 3 और 3 के कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होंगे। तो यही देखा गया। अब देखो इसको, मैग्मा यहां से आ रहा है, जोन्स पीछे होते जा रहे हैं। यहां भी अगर आप देखो इसका कलर और इसका कलर सेम है, दैट मीन्स इनकी सेडिमेंटेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है। इनमें भी ऐसा ही है, और जो बिल्कुल पास है अभी इनमें भी ऐसा ही है। तो यहां पे जो चीज देखी गई इन टर्म्स ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, क्या देखा गया कि इनकी पोलैरिटी सेम थी, इनकी पोलैरिटी भी सेम थी, लेकिन एक दूसरे से अलग थी। कई पोलैरिटी ऐसी थी, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, मैग्नेट में नॉर्थ साउथ होते हैं, कहीं ये पोलैरिटी थी और कहीं ये पोलैरिटी थी, राइट। नॉर्थ साउथ, किसी में साउथ नॉर्थ। बस ये चीज थी कि इन 2 ऑरेंज की पोलैरिटी सेम थी, इन 2 ऑरेंज की पोलैरिटी सेम थी, लेकिन कहीं पे ये पोलैरिटी थी, कहीं पर ये पोलैरिटी थी। दैट मीन्स अगर इसकी पोलैरिटी नॉर्थ साउथ थी तो दूसरे वाले की पोलैरिटी साउथ नॉर्थ हो सकती है, राइट। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि देखा गया कि पोलैरिटी में फर्क आया है, राइट। तो वही तो वो चीज कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कहीं ना कहीं एवरी 1000 ईयर्स रिवर्स हुआ है, राइट। तो ये चीज समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने आपको कहा था मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, जब भी अर्थ की हम बात करते हैं ना, हम तो सिंपली कह देते हैं कि क्रस्ट मैंटल कोर की यहां पे बात हो रही है, पर जब प्रोसेस बना था, जब ये पूरी चीज बनी थी, है ना, द प्रोसेस वाज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, कि ऑल द हेवियर मटेरियल केम टू द सेंटर, ऑल द लाइटर मटेरियल केम आउट। लेकिन पैरेलली क्या हो रहा था कि अर्थ के अंदर से गैसेस, वाटर वेपर रिलीज हो रहे थे। तो वही कह रहा है कि गैसेस और वाटर वेपर रिलीज हो रहे थे, राइट। अब रिलीज होके एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन हो रहा था। तो अर्थ के इंटीरियर से जो वाटर वेपर, जो गैसेस रिलीज हुई है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिगैसिंग। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट। और अर्ली एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस और वाटर वेपर आ रहा था, इससे क्या क्या बन रहा था एटमॉस्फेयर में?
द अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड ध्यान देना वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। और यहां पे क्या लिखा हुआ है 54% ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये एब्सोल्युटली गलत है। तो द मोमेंट सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाता है हम कहीं ना कहीं आंसर के पास आ जाते हैं, राइट? तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। सो व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवेंचुअली ओरिजिनेटेड, यस दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, इसीलिए इसका आंसर 1 और 3। तो ये जो बेसिक्स है आपने याद रखने, और मैं आपको बता दूं ये भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, राइट? और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यही वाटर वेपर जो रिलीज हुआ था यही कंडेंस हुआ और कंडेंस होकर रेन वाटर डिप्रेशंस में आया जिससे ओशंस बने हैं, राइट? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे भी ना बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट मैं बढ़ाना चाहती हूं। ऑप्शंस देखिए, जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, ये तो आप देखते ही गलत कर दोगे, है ना? मैं आपको समझाती भी हूं। नेक्स्ट, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई। और तीसरा, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द सराउंडिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 ओनली। अब देखो जेट स्ट्रीम्स जो है, जब भी हम जेट स्ट्रीम्स पढ़ते हैं हम ये डायग्राम पढ़ते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही अपर एयर सर्कुलेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नहीं, राइट? जब भी हम साइक्लोन्स की बात करते हैं आई का रेफरेंस आप यूजुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में पाते हैं, तभी वो कह रहे हैं कि कुछ साइक्लोन्स ही आई को डेवलप कर रहे हैं। अब यहां पे ना ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई के अंदर का टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि आई ऑफ द साइक्लोन में जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ज्यादा है या कम है। अब ध्यान से सुनिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। यूजुअली हम 27 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। वार्म वाटर का पर्पस क्या है ना? हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें, तो वही होता है, हवा ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं। प्रोसेस यही है, लेकिन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में कब बदलेगा? जब ये प्रोसेस इंटेंसिफाई हो जाएगा, और ज्यादा हवा ऊपर जाएगी, और ज्यादा बादल बनेंगे, और ज्यादा बारिशें होंगी, है ना? हवा ऊपर जा रही है, बादल बन रहे हैं, बारिशें हो रही, कॉन्स्टेंटली ये लूप चला जा रहा है। अब यहां पे ना जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेटेंट हीट, ठीक है? अब आप बेसिक प्रोसेस समझो, ठीक है? जब पानी को हीट किया गया उससे वेपर बन गया। मैंने आपको क्या बोला? हवा ऊपर जा रही है, बादल बन रहे हैं, बारिशें हो रही, दैट मीन्स बारिशें कराना जरूरी है। सो हवा ऊपर कैसे जा रही थी ना? कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे हो रही कि वार्म वाटर को आपने हीट किया, इंसुलेशन मिल रही है, तभी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स में है, क्योंकि इंसुलेशन ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा है। तो पानी को इंसुलेशन मिली, वो वेपर बन गया, राइट? पानी को इंसुलेशन मिली, वेपर बन गया, मतलब पानी इवेपोरेट होके क्या बन गया? वेपर बन गया। दैट मीन्स, ध्यान दो, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हैं, लिक्विड को हीट मिली, लिक्विड इवेपोरेट होके क्या बन गया? वेपर, यानी गैस बन गया। गैस वापस कंडेंस हो जाएगी तो वो वापस बूंद बन जाएगी, वेपर वापस कंडेंस होगा तो वो क्या बन जाएगा? बूंद बन जाएगा, रेनफॉल हो जाएगी। दैट मीन्स दो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, एक इवेपोरेशन, एक कंडेंसेशन। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, एक बार लिक्विड से गैस बना, एक बार गैस से लिक्विड बना, स्टेट ऑफ मैटर बदल गया कि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। तो जब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में बदलता है उससे एसोसिएटेड हीट कहलाती है लेटेंट हीट। जब इवेपोरेशन होगी, लिक्विड से गैस बनेगा, उसका नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। और जब वापस वेपर कंडेंस होके बूंद बन के बारिशें कराने की बात होगी, कंडेंसेशन होगी, तो उसका नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको क्या बताया था? साइक्लोन इंटेंसिफाई होगा। इंटेंसिफाई कब होगा? ये पूरा प्रोसेस इंटेंसिफाई कब होगा? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जितनी ज्यादा कंडेंसेशन होगी, जितना ज्यादा वेपर बनेगा, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी, उतना ही हम कहेंगे साइक्लोन इंटेंसिफाई होता जा रहा है। वार्म जो है, जो बेसिक कंडीशन थी, और ज्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है। अब होता क्या है? नॉर्मल सुनो,
कन्वेक्शनल रेनफॉल, हवा ऊपर गई, बादल बन के बारिशें हो रही हैं, राइट। लेकिन यहां पे आप समझो, यहां पे लेटेंट हीट भी तो रिलीज हो रही है। अब वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहां जाएगी? वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इस आई में इकट्ठी हो जाती है। आई जो है बहुत ही काम रीजन होता है। आई की सराउंडिंग्स काम नहीं है। आई की सराउंडिंग्स में तो बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, रेनफॉल हो रही है। आई के अंदर वाला रीजन काम है। अब यहां पे समझो आप, यहां पे अंदर जो लेटेंट हीट है ये इकट्ठी होके और नीचे आती जा रही है। अब हीट वर्ड है, दैट मींस जितनी लेटेंट हीट नीचे आएगी उतनी ज्यादा वार्मथ बढ़ेगी, उतना ज्यादा और इवेपोरेशन होगी और पूरा प्रोसेस बढ़ेगा और इंटेंसिफिकेशन बढ़ेगी। अब लर्निंग देखो, आई के अंदर का टेम्परेचर आसपास के सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा होगा या कम? ऑफ कोर्स ज्यादा होगा ना, तभी तो इसका नाम लेटेंट हीट है। तो हमेशा याद रखना, आई के अंदर का साइक्लोन लेसर देन द सराउंडिंग नहीं होगा, रादर मोर देन द सराउंडिंग होगा, क्योंकि अंदर आपकी क्या है? लेटेंट हीट है। इसीलिए सिर्फ 2 ओनली जो है करेक्ट होगा। अब लर्निंग क्या हुई यहां पे? पहला कि अगर आपसे पूछा जाए ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिफाई कैसे होगा, आप बोलोगे बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। दूसरी लर्निंग, आई क्या जो बिल्कुल ये वाला पार्ट है, जो आई वॉल है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा है, बारिशें हो रही है, हवा जो है बहुत तेजी से चल रही है, पर इनसाइड ऑफ द आई इज वेरी वेरी काम। वहां पे लेटेंट हीट इकट्ठी हो रही है और इवेंचुअली जब ये नीचे आके उस वार्म वाटर से मिलेगी और वार्म करेगी और पूरा प्रोसेस इंटेंसिफाई होगा, लीडिंग टू मोर इंटेंस साइक्लोन्स। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, उतने ज्यादा इंटेंसिफाई होते रहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आई होप आपको बेसिक समझ में आए हैं। बहुत ही बेसिक आज मैंने डिस्कस किए हैं, यही चीजें डिस्कस करते रहेंगे। प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच के बारे में जरूर इंक्वायर करें। इतने क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, क्वेश्चन पे क्वेश्चंस हैं, लाइव मेंटरशिप सेशंस हैं, वीकली टारगेट्स हैं, डेडिकेटेड कॉल्स हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सेशन। तो जरूर जो है इन सेशंस के बारे में इंक्वायर करें। थैंक यू सो मच।